हेलो 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 बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है सभी बच्चों का उदय बैच में। एक बार जल्दी से सभी बच्चे अटेंडेंस लगा लेंगे आज की इस क्लास के लिए। क्या हाल चाल है आप सभी के। सभी बच्चे एक बार अटेंडेंस लगा लीजिए, लाइव चैट कमेंट सेक्शन में लिखना है जय हिंद जय कॉमर्स। और देखें जरा कौन कौन ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है करण, या फिर कह लीजिए है इकोनॉमिक्स का ये लेक्चर नंबर 2। और कौन सा चैप्टर अपना चल रहा है, जल्दी से एक बार देखो। चैप्टर का नाम क्या है? आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, या फिर कह लीजिए डेटा का ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा मतलब कल मैंने एग्जांपल दिए थे कि मम्मी देखो कैसे बर्तन वगैरह सजा कर रखती है ना, किचन में। ठीक इसी प्रकार से हम जो वो लाइब्रेरी के अंदर देखते हैं बुक्स बहुत अच्छे से सजा कर रखे जाते हैं। दुकानदार भाई साहब भी ऐसी प्रकार से मिठाइयाँ या फिर अलग अलग तरह की चीजें अपने दुकानों में सजा करके रखते हैं। क्यों? कारण क्या है, वजह क्या है, उद्देश्य क्या है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर किसी चीज को व्यवस्थित करके रखा जाए तो उस चीज को खोजना या फिर उस तक पहुंच बनाना बहुत आसान हो जाता है। कम से कम समय में वो सारा काम आसानी से किया जा सकता है जो हम करना चाहते हैं, अगर कोई चीज व्यवस्थित हो, ऑर्गेनाइज हो। ठीक है, समझ गए होगे। हाँ, बुक्स इन लाइब्रेरी। और कोई एग्जांपल दे दो। उसी ने एग्जांपल दे दिया है, आप लोग कोई और एग्जांपल दे दो ऑर्गेनाइजेशन का। कहां पर आपने कुछ ऐसा देखा हुआ है जहां पर चीजों को सजा कर रखा जाता है? किसी को अगर ऐसा लगता है कि एग्जांपल हैं तो आप बता दो मुझे। उसी ने एग्जांपल दे दिया है कि बुक्स जैसे रखे जाते हैं लाइब्रेरी के अंदर में। तब तक मैं आपको बताता हूं कि चैप्टर के नाम क्या है, आंकड़ों का व्यवस्थीकरण। और ये स्टैटिस्टिक्स का है जो अपना पोर्शन यही चल रहा है। अगर जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता देते हैं, स्टैटिस्टिक्स का ये पूरा पूरा पोर्शन अपना चल रहा है अभी। ठीक है ना, सांख्यिकी का स्टैटिस्टिक्स, सही है ना। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इसको क्या हो गया, स्टैटिस्टिक्स। हाँ, अब सही है। तो इस वाले भाग को हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि सांख्यिकी को पढ़ रहे हैं। और सांख्यिकी में ये वाला चैप्टर चल रहा है आंकड़ों का व्यवस्थीकरण। ठीक है, हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या क्या किया हुआ है। जैसे सर स्कूल में हमें सामान, और कोई एग्जांपल दे दो, कोई नया सा एग्जांपल दो आप लोग। ये पुराने एग्जांपल हो गए। अब देखो यहां पर पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आंकड़ों का व्यवस्थीकरण क्या होता है, बारंबारता वितरण किसको बोलते हैं, और बारंबारता सारणी किसको कहते हैं। ये जो दो टॉपिक है छोटा छोटा टॉपिक है, तो आज की क्लास में कंप्लीट कर देंगे इसको। कल हम लोग इसको शुरुआत किए थे, वर्गीकरण वगैरह देखे थे, वर्गीकरण का उद्देश्य देखे थे। ये सब सारा डिस्कशन कल की क्लास में हुआ है। जो बच्चे नए हैं, पिछली क्लास में नहीं थे, तो जाकर के पिछली क्लास भी आप देख लेना बाद में, जब भी आपको टाइम मिलता है। तो पिछले लेक्चर्स जो आपको छूटे हुए रहते हैं या फिर जो आपने नहीं देखा है, उन लेक्चर्स को कवर किया कीजिए, जब आपको मौका मिले तब आप देखा कीजिए। ठीक है, बाकी आप कोशिश करो कि आज से अगर आपने इस बैच को ज्वाइन किया है, आज से इस क्लास को देखा है, तो कंटिन्यूटी रखो। ठीक है, जब जब आपकी क्लासेस होती है कंटिन्यू आप रहो क्लास के अंदर, टाइमली क्लास को ज्वाइन किया करो। ये नहीं कि हम 5 मिनट लेट हो गए, 2 मिनट लेट हो गए, सर दोबारा से समाप्त होते ही खुद ही आपसे पूछा है क्या होता है वेरिएबल, मतलब होता है बोलते हैं। और वेरिएबल की देखो यहां पर आज हम लोग देखने वाले क्या, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा कि आखिर में चर का क्या मतलब होता है, वेरिएबल किसको बोलते हैं, और वेरिएबल के कितने सारे प्रकार होते हैं। वेरिएबल के कितने सारे प्रकार होते हैं। ठीक है सर, ये वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मतलब होता है हिंदी में चर। लेकिन इसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखो, तुम्हारा उम्र जो है एक वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ये टाइम टू टाइम घटता बढ़ता है हाँ, इसी प्रकार से हाइट हमारी एक वेरिएबल है। ऐसे ही जो भी चीज हम नंबर में डिफाइन कर सकते हैं वो एक वेरिएबल होता है। जैसे देश का उत्पादन स्तर डिफाइन कर सकते हैं नंबर में। इसी प्रकार से तुम्हारे खर्च कितने हैं, मंथली खर्च डिफाइन कर सकते हैं नंबर में। तो जिन चीजों को नंबर में डिफाइन किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, उसी को बोलते हैं वेरिएबल या फिर चर। स्टैटिस्टिक्स में वेरिएबल का यही मतलब है कि वह संख्या जो हम सीधे तौर पर बता सकते हैं मात्रात्मक रूप में। मात्रात्मक रूप में संख्या तो होता ही है, ये कैसी बातें कर रहे हैं। देखो मतलब संख्यात्मक रूप में जो भी चीजें लिखा जा सकता है उसको बोलेंगे वेरिएबल। सर पिछले क्लास में आप लोगों ने ये कंप्लीट नहीं किया था, वितरण क्या होता है, तो आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको, क्योंकि ये टॉपिक बहुत छोटा सा है।
प्यारा सा टॉपिक है। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है भैया? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होता है? देखो, आवृत्ति का बंटना या फिर बंटन करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सेम बातें हैं। जैसे मान लो कि हमारे क्लास में यहां पर हैं 5 बच्चे, पहले बच्चे का नाम दे दिया मैंने ए, दूसरे बच्चे का नाम है बी, फिर सी, उसके बाद डी, ई। ये 5 बच्चे हैं। इन बच्चों के जो ना पिछले टेस्ट में नंबर आया है, इनका मैं नंबर नोट कर रहा हूं। एक बच्चे ने लाया 50, दूसरे बच्चे ने लाया 30 नंबर, तीसरे बच्चे ने लाया यहाँ पर 40 नंबर, चौथे बच्चे ने भी लाया 50 नंबर, और जो यहाँ पर 5वां बच्चा है इसने लाया है मात्र 10 नंबर। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि 50-50 दो जगह आ गया है। 50-50 कितनी जगह आया है? 2 जगह पर आया है। तो यहां बताइए कि 50 की आवृत्ति कितनी हो गई? जल्दी बताओ सभी कोई। 50 की बारंबारता कितनी है? 2 बार है ना। 50 यहां पर पूरे में 2 बार आ चुका है। 5 बच्चों में से 2 बच्चों का नंबर सेम टू सेम है, और वो सेम टू सेम नंबर कौन सा है? 50। और यहां पर भी है 50, तो 2 जगह पर 50 आ गया। तो हम कहेंगे 50 की बारंबारता कितनी हो गई? 50 की बारंबारता हो गई 2। लेकिन बाकी संख्याओं का बारंबारता कितना है? जैसे 30 की बारंबारता कितना होगा? 1। 40 की बारंबारता कितनी होगी? 1। 10 की बारंबारता कितनी है? 1। समझ आया? मतलब कि हमें यह देखना है कि एक समंक समूह में कितनी सारी संख्याएं रिपीट होकर के आ रही है। तो यहां पर जो है 50-50 2 बार रिपीट हुआ है, इसीलिए 50 का बारंबारता होगा 2। आप लोगों ने क्लास 9 10th में भी पढ़ा होगा इन चीजों को, ठीक है ना? तो हो गया, बात खत्म, यहीं तक था टॉपिक। अब डिफिनेशन पर आते हैं वापस से। बहुत ही बढ़िया, आप सभी ने जवाब शानदार तरीके से दिया है। सर 8 चैप्टर हमारे कोर्स में नहीं है क्या? ये क्या पूछ रहे हो? क्योंकि मेरी किताब में विनिमय विपत्र हटा हुआ था। आपकी बात को मैं नहीं, तो जितना मर्जी लिखो डिटेल में ठीक है। ये तुम्हारे कौन से डाउट हैं? डाउट में लिख के रख दो, मैं तुम्हारे इसका रिप्लाई कर दूंगा क्लास के बाद, ठीक है? डाउट में लिख करके रख दो, जितना मर्जी लिखो डिटेल में ठीक है, ताकि मैं समझ सकूं क्या हटा हुआ है तुम्हारा। तो देख लीजिए, यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यहां पर 5 बच्चे हैं, और 5 बच्चों में से जो 50-50 अंक है ना, ये 2 बच्चों का आया है, तो 50 की बारंबारता हो जाएगा 2। अब देखिए, कह रहे हैं कि बारंबारता वितरण कच्चे आंकड़ों को एक मात्रात्मक चर में वर्गीकृत करने की एक सामान्य तरीके हैं। मतलब एक सिंपल सा मेथड है, और इस मेथड में क्या करते हैं, इन अंकों का देखते हैं कि कौन सा अंक कितनी बार आया है, ठीक है? कह रहे हैं क्या, यह दिखलाता है कि किसी चर में या फिर किसी चर के विभिन्न मान विभिन्न वर्गों में या फिर वर्गों के बारंबारताओं के साथ कैसे वितरित किए जाते हैं। अभी दिखाएंगे डिस्ट्रीब्यूट करके आपको। हम एक एग्जाम्पल तो ले लिया है, इसी एग्जाम्पल से आगे काम करते हैं हम लोग। रुको, मान लीजिए ये नंबर्स जो मैंने दिखाए थे आपको, इस नंबर को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, फ्रीक्वेंसी तो ऐसे लिखा जाएगा, जैसे सभी नंबर को हम मान लेते हैं x, यानी कि जो यहाँ पर 10 20 जो भी था, जैसे 10 30 40 और 50, बस इतना ही तो संख्या था। लेकिन यहां पर हम इसकी लिखते हैं बारंबारता, यानी कि फ्रीक्वेंसी को f से लिखा जाएगा, स्मॉल f से। तो यहां पर बताइए, पूरे में 10 कितनी बार आया? 1 बार। 30 कितनी बार आया? 1 बार। 40 कितनी बार है? 1 बार। और 50 कितनी बार है? 2 बार। तो ये जो प्रक्रिया हमने अपनाया अभी, यही है बारंबारता वितरण। यही क्या है? बारंबारता वितरण। इसका स्टाइल पुराना थोड़ा सा अलग हुआ करता है, मैं उस पर भी आता हूं अभी। देखो, बारंबारता वितरण यह दर्शाता है कि कोई विशेष मान या फिर मानों का समूह डेटा में कितनी बार आता है। मतलब अगर आपको ये वाला बात नहीं पसंद आ रहा है पूरा इतना लंबा सा लिखा हुआ, तो आप सिंपल सा डेफिनेशन, मेरा बात ध्यान से सुनो,
केवल और केवल आप इस वाले लाइन को ध्यान रख सकते हो जो कि यहां पर लिखा हुआ है, बारंबारता वितरण यह दर्शाता है कि कोई भी विशेष मान, कोई भी एक वैल्यू कितनी बार आता है। समझ आ गया? अब क्लियर हो गया? बता दो जल्दी से। चेक कर लेंगे विशाल, चेक कर लेंगे। अभी पढ़ाई के पहले बातें कर लेते हैं, जो पढ़ना है, जो समझना है, जो चीजें हैं। ये डाउट तो मैं आपको कभी भी रिप्लाई कर सकता हूँ, कभी भी। 24 आवर हमारे पास ये अवेलेबल रहता है, तो इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। इस स्लाइड से रिलेटेड डाउट होगा तो अभी हल करेंगे, इस स्लाइड से रिलेटेड किसी का डाउट होगा तो अभी हल कर देंगे, किसी का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। बहुत ही अच्छा बात। मतलब आपको ये डेफिनेशन पूरा पूरा अच्छा ना लगे ना, मतलब बहुत बड़ा डेफिनेशन लगे, याद नहीं कर पा रहे हैं कुछ ऐसी चीजें, या फिर अपने तरीके से लिख भी नहीं पा रहे हैं, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये वाला जो सेकंड डेफिनेशन दिया हुआ है कि बारंबारता वितरण ये दर्शाता है कि कोई भी मान या फिर मानों का समूह, ठीक है, डेटा में कितनी बार आता है। बस जैसे कि यहां पर फिर से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जब तक आपको मैं क्लियर नहीं कर दूंगा तब तक तो छोड़ने वाले हैं नहीं। तो आते हैं दोबारा से यहां पर। अनामिका नोट्स भी आपको मिल जाएगा भाई, ये आपके साइड के डाउट हैं, अभी वाला डाउट पूछो। जहां से आप लोग देखते हो ना क्लास, उसको बैक एक बार करते हो तो कह रहा है कि मान लीजिए एक कक्षा के अंदर में 10 छात्र हैं। कितने स्टूडेंट हैं? 10 हैं। नंबर्स देखो ध्यान से, कितना कितना आया है। कक्षा में कितने हैं? 10 छात्र हैं, 10 स्टूडेंट हैं। एक बच्चे का नंबर आया है 45, 50, 55, 60, 60, 65, 70, 70, 70 और फिर 75, है कि नहीं? हाँ सर है। लेकिन मुझे बताओ, हाँ पॉल करवाऊंगा आज। ये सब चूंकि छोटे छोटे चैप्टर है, ये चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा, मतलब 2 ही लेक्चर में खत्म, कुछ है ही नहीं इस चैप्टर के अंदर में। पता वितरण में बांटे तो कैसे दिखेगा? कोई बात नहीं विशाल, कोई बात नहीं। देखो यहां पर कह रहे हैं कि यदि हम इस बारंबारता वितरण में बांटें, अगर इसे हम बारंबारता वितरण में बांटे तो कैसे दिखेगा? बताइए जल्दी से, आप ही लोग की मदद से इसको कंप्लीट करेंगे ताकि आपका एक रीजनिंग हो जाए। यहां पर जल्दी से बताओ, हम लोग क्या करते हैं, अंक जो यहां पर आए ना बच्चों के, वो लिख दिए एक साइड में, ठीक है, अंक बोल दियो, ठीक है बोल दिया। ये वर्ग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वर्ग रहेगा तभी वर्ग लिखना, अन्यथा लिखने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए? तो मैं इसको कैंसिल ही कर देता हूं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कह रहे कि मान लीजिए एक कक्षा में 10 छात्र जो है वो इस प्रकार से अंक प्राप्त किए हुए हैं, तो 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 एक एक बार लिखना है, दो दो बार नहीं, केवल और केवल एक एक बार लिखना है। सर कैसे सजाएंगे? तो इनमें से देखना कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या सबसे ज्यादा छोटा कौन था? 45, तो 45 से हमने शुरुआत किया। तो 45 देखना है कि कितनी बार आया है इन पूरे समंक में, कितना बार आया बताओ? 45 कितनी बार आया है? 45 आया है केवल और केवल एक ही बार। इसीलिए मिलान चिन्ह इसका जब बनाएंगे तो मिलान चिन्ह को बोलते हैं, देखो सीधी रेखा, ये जो ऊपर से नीचे सीधी रेखा बन रहा है ना, इसी को बोलते हैं मिलान चिन्ह। ठीक है, तो एक ही रेखा खींचे तो उसका टोटल अंक कितना बन गया? 1। यही अंक इसका कहलाएगा बारंबारता या फिर आवृत्ति। क्या कहलाएगा? बारंबारता या फिर आवृत्ति। मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प और करना चाहता हूं, ध्यान से देखोगे मैं क्या कह रहा हूं। जैसे कि मैंने मान लो यहां पर अंक हटा दिए, अब तुम्हें समझना ज्यादा आसान होगा। ठीक है, जो जो चीजें हमें नहीं चाहिए उसको मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि यही होगा आखिर में बारंबारता। ठीक है, बारंबारता यहां पर लिख देते हैं ऐसे करके। समझ आ गया होगा? अब बता दो जल्दी से एक बार, बारंबारता कैसे लिखना है समझ में आ गया? यानी कि देखना है कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है। जैसे दोबारा से समझो, 50 यहां पर एक बार है,
ठीक है, एक ही बार है तो केवल एक सीधी रेखा खींचेंगे मिलान चिन्ह में और आवृत्ति में लिख देंगे एक। देखो 55 कितनी बार है, एक बार है, तो 55 के लिए भी एक सीधी रेखा खींचेंगे और आवृत्ति या फिर बारंबारता में लिख देंगे एक। इसको आवृत्ति भी बोल सकते हो बारंबारता को। 60 देखिए कितनी बार है, 60 यहाँ पर आया है 2 बार, तो 2 सीधी सीधी रेखा खींचेंगे, यहाँ पर लिख दिए काउंट करके 2। आगे देखो 65 कितनी बार है भाई, 65 यहाँ पर भी है, केवल एक ही बार है ना, ठीक है, तो 65 के लिए सीधी रेखा एक खींचो, काउंट करके लिख दो कि एक आया है। 70 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो इसमें लिखा एक सीधी रेखा 2 3 और काउंट करके लिख दो यहाँ पर। फिर देखो 75 कितनी बार है, एक ही बार है, तो 75 के सामने एक लिख दिया। ये क्या कर रहे हैं सर, ये बच्चों में, हाँ ये सब तो बच्चों में पढ़े थे, मतलब बचपन में पढ़े थे। अब तो फ्रीक्वेंसी है, उधर जितने नंबर्स हैं उसको मिलान चिन्ह में जितना रहता है उतना ही पे बनाना है। हाँ हाँ ऐसा ही बनाना है, यहाँ पर जितना रहेगा उतना ही मिलान चिन्ह में एक सीधी रेखा सीधी रेखा सीधी रेखा, एक एक बार था सब, इसलिए एक एक सीधी सीधी रेखा खींचे हुए हैं। 60 देखो 2 बार था, एक बार 2 बार, इसलिए 2 सीधी रेखा इसके सामने खींचे हुए 1 2। अगर 3 बार रहता तो 3 खींचते, 4 बार रहता तो 4 खींचते, 5 रहता तो ऐसे क्रॉस कर देते इसे, समझ आया। हाँ उसके बाद सर 6 रहता तो देखो 4 ऐसे है ना, 5 ऐसे करना और एक गैप रख करके फिर से एक रेखा सीधे खींचना है। और सर 10 रहेगा तो देखो ये 5 तो बन चुका था, 5 तो बन चुका था ना, इसलिए ये 6 खींचे, 7 8 9 और फिर 10 करना है तो क्रॉस कर दीजिए। अब समझ में आया। तो ऐसे ही आपको काम यहां पर करने पड़ेंगे। फिलहाल तो 60 जो केवल 2 ही बार है तो इसलिए 2 सीधी रेखा रहेगा। क्लियर हो गया। विशाल समझ में आ गया। 5 रहता तो कैसे होता, 10 रहता तो कैसे होता। आ जाओ दोबारा से एक और एग्जांपल लेते हैं, दोबारा से एक और एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारे माध्यम से ये हल हो जाएगा तुरंत ही। मान लीजिए यहां पर हमने आपको दिखाया, इसको तैयार करो, हमारे साथ में रीजनिंग टाइप से करते जाओ जल्दी से। हमने सबसे पहले यहां पर तैयार कर लिया है ना, ये वाला बात जिसको हम बोलेंगे अंक बोल दो, वर्ग नहीं अंक बोल दो इसको। तो यहां पर बताइए अंक जो हमने लिखा हुआ है 0 से कहां तक है देख लेते हैं। 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, ठीक है, 7 भी है, तो 7 तक ही जाएगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 कर दिया। अब देखना इसमें यह है कि 0 कितनी बार आया है, केवल एक ही बार आया है पूरे में 0, तो 0 की भी बारंबारता होती है, तो एक सीधी रेखा खींच दो केवल मिलान चिन्ह में और बारंबारता में लिख दो एक। एक कितनी बार आया, 1 बार 2 बार 3 4 5 6 7, और कहीं है क्या, नहीं है। तो हमने कैसे खींचना है, सीधी सीधी रेखा खींचेंगे पहले, 1 2 3 4 और 5 खींचना है तो क्रॉस कर दो और फिर हट करके थोड़ा सा 1 2 हो गया, तो ये 7 दिखा रहा है तो यहाँ पर 7 लिख दिए। अब समझ आया, अब समझ में आया। गिव अस अ क्वेश्चन दैट वी डू, ठीक है, मैं देता हूं एक क्वेश्चन आप लोगों को, मैं देता हूं एक क्वेश्चन आप लोगों को, आप लोग प्रैक्टिस करके करना इसको, ठीक है, अभ्यास करोगे बन जाएगा, बहुत साधारण सी बात है। हम कह रहे हैं क्या, आवृत्ति वितरण तैयार कीजिए, आवृत्ति वितरण कीजिए। मान लो तुम्हें सवाल दे दिया जाए कि यहाँ पर 10 है, आगे 20, फिर 10 30, फिर आगे कुछ ऐसा नंबर डाल दिए 40, फिर कह दिए यहाँ पर 40 30 20 20 20, आगे फिर दे रहे नंबर तुम्हें 50 10 30 10 60 50 70 60 10 10, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीजें रहेगी उसे आप बना लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहां तक। सर ये तो साधारण सी चीज है, बन जाएगा, सभी से कर लेंगे। विशाल हो जाएगा, बबलू बताना हो जाएगा क्या, रौनक, अभिषेक,
सभी को बता दो, एक बार सभी को चैट में बता दो। एक इस प्रकार का टेबल बनाना पड़ेगा और टेबल में रखना पड़ेगा दो चीज। पहले तो एक ही चीज रहेगा जैसे अंक है, और दूसरी चीज यहाँ पर रहेगा मिलान चिन्ह, और मिलान चिन्ह के बाद बनाना बारंबारता। मैंने आपको हिंट कर दिया इस प्रकार से, जैसे कि देखो मेरे साथ में ध्यान से, मैं यहाँ पर बनाऊंगा नहीं, आपको बनाना पड़ेगा, मैं हिंट कर रहा हूं। अंक लिख दोगे, अंक के बाद लिखना मिलान चिन्ह। क्या लिखना है? मिलान चिन्ह। क्या सर डायरेक्ट नहीं कर सकते मिलान चिन्ह के बगैर? डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर बेसिक चीज सीखना है, वो आगे डायरेक्ट करना है, यहाँ पर नहीं। आगे डायरेक्ट करने बोलेंगे तो वहां पर करना। यहाँ पर बोल रहा है आवृत्ति वितरण, तो उस समय आपको इसी प्रकार से करना पड़ेगा, बिल्कुल जीरो लेवल का। तो पहले सजा लीजिए इसको। 10 नंबर है, 20 है, 30, 40 भी है, 40 है ना, हाँ, 50 भी है, 50 भी ले लिया, 60 भी है और 70 भी है। तो सभी नंबर्स को हमने क्या किया, लिख दिया। मैं आपको हिंट कर रहा हूं केवल एक, पहला 10 की तलाश कीजिए। 10 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल आधारण से धीरे धीरे करके सीखना है, सीखने के दौरान धीरे धीरे, है ना। उसके बाद गाड़ी अपनी बढ़ा देना स्पीड। 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है तो 6 सीधी रेखा देखो कैसे खींचेंगे। 1 2 3 4, 5 खींचने के लिए क्या करेंगे, यहां तक तो 4 ही बना हुआ है, 5 खींचने के लिए हम लोग क्रॉस लाइन डालेंगे इस प्रकार से, हो गया 5। और उसके बाद थोड़ा सा हट करके एक लाइन और खींचेंगे, 6 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 10 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 बार आया है, इसीलिए ये बन गया 6। तो इसकी सामने आवृत्ति लिख देंगे 6। बहुत ही बढ़िया। अभिषेक, अमित, सभी ने सही जवाब दिया है। साक्षी, खुशी, क्या बात है, खुशी ने पूरा ही मेंशन कर दिया। 6 4 3 2 2 1। नहीं नहीं, मैं बता नहीं रहा, मैं तो हिंट कर रहा हूं। सर बता देंगे तो बनाएंगे। ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया, आप लोग कर लोगे बहुत अच्छे से, मुझे पता चल गया आप लोगों की कॉन्फिडेंस देख करके। अब बारंबारता सारणी क्या होता है सर? सारणी मतलब, सारणी मतलब होता है टेबल। देखो यहाँ पर लिख दिया है टेबल, ठीक है। टेबल को शेड्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। सारणी भी बोल सकते हैं, और नहीं सारणी बोलना है तो तालिका बोल दो। क्या बोल देंगे? तालिका बोल देंगे। तालिका मतलब, तालिका और सारणी ये दोनों सेम सेम चीजें हैं। कई किताबों में लिखता है ना सारणी, कई सारी किताबों में लिखता है बारंबारता, इस तरीके की चीजें। सर नहीं आ रहा खाना बनाना तो नहीं आता, बातें बनाना बहुत आ रहा है ना। बिना नमक का धीरे धीरे सब सीख जाओगे। ये दुनिया है साहब, आपको चैट्स में चलेगा। खुशी होता है सर, प्रेक्षणों का मतलब होता है, देखो ये जो नंबर्स दिख रहे थे ना, चलिए तो कह रहे हैं कि दिए हुए आंकड़ों के विभिन्न प्रेक्षणों, प्रेक्षणों मतलब क्या होता है सर? प्रेक्षणों का मतलब होता है, देखो ये जो नंबर्स दिख रहे थे ना, अंक अंक, ज्यादातर सांख्यिकी में ऐसे ही प्रेक्षण यूज किया जाएगा, इसलिए मैं टर्म को सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहूंगा। ये सब जो नंबर दिए हुए ना, जितने भी नंबर हैं, इसको बोलेंगे प्रेक्षण। क्या बोलते हैं? प्रेक्षण बोलते हैं। तो उनके बारे में चर्चा कर रहा है कि दिए हुए आंकड़ों के विभिन्न प्रेक्षणों अथवा वर्ग अंतरालों, कई बार वर्ग देकर के किया जाएगा, जैसे अभी मैं दिखाता हूं आपको आगे। वर्ग अंतरालों के बारंबारताएं दर्शाने वाली सारणी ही क्या होती है? बारंबारता सारणी होती है। मतलब जहां पर फ्रीक्वेंसी लेकर के काम किया जाए। जैसे कि मान लो, एक मैं एग्जांपल देता हूं, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए कि यहां पर मैंने लिया 10 20 30, है ना, 11 12 13 15 19, ठीक है, 18 15 14 11 10 22 25 28, ठीक है। इस प्रकार से मैंने कुछ नंबर लिए हुए हैं। देखना अब ये बारंबारता सारणी क्या है, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है, ओहो, इसको बना लिया। अब देखिए, इसको दो तरीके से हम सजा सकते हैं, ध्यान से देखना। एक जो हम लोग पहले अभी प्रक्रिया समझ चुके थे, वही प्रक्रिया अपनाएंगे यहाँ पर, सेम टू सेम। जैसे देखिए, 10 की तलाश कीजिए। 10 की तलाश कीजिए, 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 10
सबसे पहले लिख देंगे कि अंक, और उसके बाद लिखेंगे क्या, क्या लिखते हैं भैया बताओ, मिलान चिन्ह, टेली मार्क बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, टेली मार्क। और फिर बताएंगे क्या, बारंबारता। ठीक है, बारंबारता हो गया। तो यहाँ पर नंबर्स जो है जितने भी ये लिखे हुए सबको तो नहीं लिख पाएंगे, तो इसीलिए ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ जो अंक लिखे हुए रहते हैं ना, इसके स्थान पर केवल हम लोग क्या लिख देंगे, वर्ग। सर ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया चूंकि नंबर सब ज्यादा देखने में नजर आ रहे हैं, जब ये लिस्ट लंबी हो जाएगी ना, 10 20 30 40 50 60 सब रहेंगे नंबर, 10 11 12 13 14 15, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। इसीलिए उतने लंबे लिस्ट से बचने के लिए हम लोग इसका वर्ग भी बना सकते हैं। वर्ग सर कैसे बनेगा, तो या तो 5 5 के अंतराल से 10 10 के अंतराल से बना दो। जैसे कि मान लो सबसे छोटी संख्या इनमें से लग रहा है 10 और सबसे बड़ी संख्या कौन सी लग रही है इसमें 30, तो इसका मतलब है, और बाकी संख्याएं भी इसी के अंदर आ जा रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं नंबर्स बना रहा हूं, इसे देखना ध्यान से। 0 से मैंने कर दिया 10, ठीक है। 10 से मैंने कर दिया 20, ये भी ठीक है। 20 से कर दिया आगे 30, और मैक्सिमम 30 तक ही तो जाना है, तो मैंने इतना ही रखा। ध्यान से देखना, अब आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमें यह देखना है कि 0 से बड़ा, 0 से बड़ा लेकिन 10 से कम, 10 नहीं 10 से कम, तो 10 से इसमें कम कोई है क्या, नहीं है, तो नहीं है तो इसका कोई भी मिलान चिन्ह नहीं बनेगा, ठीक है। यहां पर कुछ रखते ही नहीं, खाली रख देते हैं, तो इसमें बारंबारता क्या आ जाएगा, 0। लेकिन जैसे ही 10 से बड़ा, 10 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, और लेकिन 20 से कम होना चाहिए, 20 नहीं, एग्जैक्ट 20 नहीं, 20 से कम, 19.5 तक भी चलेगा। तो तलाश करो कि 10 से बड़ा और 20 से कम कितनी संख्याएं हैं। 10 से बड़ा 10 भी ले सकते हैं, इसमें 10 भी ले सकते हैं, तो 10 आ गया, 11 12 13 15 19 भी आ जाएगा चूंकि ये भी 20 से कम है, फिर से 11 है, फिर से 10 है, ओके, 14 भी आ जाएगा, 15 भी आ जाएगा, 18 भी आ जाएगा, ज्यादातर तो संख्या इसी में आ गया। तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने नंबर आ गए, 11 आ गए, 11 आए हैं। लक्ष्मी ठीक बता रही है, सोनम का गलत आ रहा है। सोनम 9 कैसे हुआ, 11 आ रहा ना। 10 को भी ले सकते हैं, 10 से 10 ले सकते हैं, 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 यहीं पर आएगा, 19.5 भी रहता तो भी इसी में आता। तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहां पर बनाएंगे कैसे हम लोग मिलान चिन्ह, सीधी सीधी रेखा खींचो 1 2 3 4 तक, उसके बाद 5 ऐसे क्रॉस कर दो, 5 बन गया, फिर स्पेस थोड़ा सा रख करके 1 2 3 4 5, 5 तो ऐसे नहीं खींच सकते, 4 खींचेंगे, 4 के बाद क्रॉस कर दीजिए। अब चूंकि टोटल कितना है 11 है, तो 5 और 5 तो 10 हो गया, एक और खींचना है, थोड़ा स्पेस रख करके 1 कर दीजिए। बहुत अच्छे से क्लियर पता चल गया कि 5 5 10 और 1 11, तो यहां पर कर दीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी 11। समझ आया। अब इसमें देखो 20 से बड़ा लेकिन 30 से छोटा, 20 भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन 30 नहीं लेना है। तो 20 से बड़ा और 30 से छोटा कौन कौन सी संख्या है, 20 से बड़ा यानी कि 20 भी ले सकते हैं, तो 1 आ गया, फिर यहां पर दूसरा भी आ गया 1 2, ठीक है, 25 भी आ जाएगा, 3 आ गया, 28 भी आ जाएगा, 4 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब 4 हो जाएगा, क्योंकि 30 को इसमें नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि 30 क्या है, सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या यहाँ पर नहीं आएगी। तो हमने क्या देखना है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर सीधी सीधी रेखा खींचेंगे, 1 2 3 4 हो गया, इसमें फ्रीक्वेंसी डाल दो 4, ये 11 था। लेकिन अब कहोगे सर 30 कहाँ जाएगा, तो 30 के लिए एक वर्ग तैयार करना पड़ेगा, यहाँ पर 30 से लेकर के 40 तक का, तभी उसको शामिल कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए 30 कहां है, केवल 30 ही है, 30 के बाद और कोई संख्या बचा ही नहीं, तो केवल इसके लिए बनेगा मिलान चिन्ह में 1, और इसकी आवृत्ति भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बताओ किसी को यहां पर डाउट है क्या, इतना सा भी छोटा सा भी डाउट है क्या, इश नहीं, क्लियर हो गया सभी का सभी का सभी का, किसी को कोई डाउट नहीं। 0 से 10 दे रहा हूं, नहीं कर पाते हैं क्लास, हम यहां पर लिख सकते हो कभी भी,
सर 0 से 10 वाले में 10 नहीं काउंट करेंगे, नहीं 0 से 10 वाले में 10 काउंट नहीं करेंगे, 10 से कम रहेगा चलेगा, समझ गए? ठीक है, सुई क्लियर हो गया? एक बार चैट में लिख देना आप जल्दी से, मैं आपके चैट पर ध्यान दे रहा हूं, जल्दी से चैट में एक बार लिख दो। सर नोट्स बनाने में बहुत समय लगता है, याद नहीं कर पाते। क्लासेस के साथ साथ में आप नोट्स को बना सकते हो तो बना दो, क्योंकि मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूं आपको, मेरी स्पीड गाड़ी वाली नहीं बढ़ती, क्योंकि मैं जानता हूं मुझे हर एक बच्चे को देखना है जिसका लेवल बहुत नीचे रहता है। मैं आपको मान करके चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता, हालांकि बहुत सारे बच्चे टैलेंटेड हैं आज के समय में, लेकिन मैं आपको मान करके चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता, इसीलिए मैं बहुत जीरो से चलता हूं ताकि मैं आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ा सकूं। ठीक है, अगर मैं शुरुआत से ही अपना लेवल ऊपर रखूंगा तो बहुत सारे बच्चे जो नीचे लेवल वाले हैं छूट जाएंगे। हाँ, तो आप जो है वो ऊपर लेवल तो तुरंत नहीं पहुंच सकते, लेकिन मैं तुम्हारे लेवल में नीचे आ सकता हूं तुम्हें उठाने के लिए। किसी को कंधे से ऊपर उठाए हो? हाँ, तो उसके लिए पहले नीचे आगे आ जाते हैं। सर ये क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी है। सर आप मेरा नाम नहीं बोलते, तुम्हारा नाम क्या? मैंने रिया तो बोला ही नहीं अभी, मैंने फिर से नहीं बोला। मेरा बुक में चैप्टर का ये नाम नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है कि आंकड़ों का संगठन लिखा हुआ होगा, तो आंकड़ों का संगठन लिखा है तो भी सही है, यही वाला चैप्टर है वो। आंकड़ों का अगर संगठन तुम्हारे किताब में लिखा है तो वो यही चैप्टर है, अलग अलग किताबों में थोड़ा सा नाम अलग अलग लिखता है, ऐसे समझ लो ना। हाँ, एकदम रियल एग्जांपल देते हैं। अरे हाँ हाँ, जब हमारे बाल बच्चे होंगे तो हम अपने हिसाब से नाम रखेंगे ना उसका। दूसरे का नकल नहीं ना किया जाता है, हाँ अपने हिसाब से नाम दिया जाता है। नहीं, थोड़ा सा शर्माना तो पड़ेगा भाई, चलिए कोई नहीं, आपके बाल बच्चे होंगे तो उनका नाम आप अलग तरीके से रखोगे ना। हकीकत तो हिंदी से पढ़ने की आदत है, बोला और संगठन, तो ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों ने ये नाम दिया है हमारे चैप्टर। संगठन का मतलब ही होता है, कल आपने लीडर बोर्ड नहीं दिखाया था, कोई बात नहीं आज दिखा दूंगा आप लोगों के मोटिवेशन के लिए। ठीक है, थैंक यू रिया, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मैसेज भी किया है। मन लगा करके पढ़ाई करो, मैं आपके साथ में हूँ। सर क्या आप इकोनॉमिक्स का सेकेंड बुक पढ़ा रहे हैं? स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहे हैं अभी, वो भी पढ़ाएंगे, पेपर धीरे धीरे सारा कवर हो जाएगा, पहले स्टैट्स पर चल रहे हैं, स्टैट्स पर इसलिए पहले चल रहे हैं ना क्योंकि इसकी जो पोर्शन है पहले कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका जब तक रिवीजन आप करोगे, हाँ क्योंकि इसमें रिवीजन ज्यादा मांगता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और जो सेकंड वाला पेपर आएगा आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का, वो थ्योरी बेस्ड पेपर है, उसमें केवल कहानी है, उसमें कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है आपको, सिर्फ कहानी को ध्यान से सुनना रहेगा वहां पर, तो इसलिए इसको पहले कर रहे हैं ताकि आप ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें। देखिए अब हम लोग यहां पर आते हैं वेरिएबल के ऊपर में कि आखिर सर चर क्या होता है, आज का जो हमारा लक्ष्य था वो यही था। तो चर कहने का मतलब है किसी तथ्य की वह विशेषता या फिर वह प्रक्रिया, प्रक्रिया के रूप में भी बोल सकते हैं, जिसे संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है। तो मैं सीधा सीधा बोलता हूं, रुको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, देखिए कह रहे हैं क्या, जिसे संख्या के रूप में लिखा जा सकता है या मापा जा सकता है उसे ही चर कहते हैं। क्या इतना ध्यान रहेगा? जिन चीजों को संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है उसी को क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे यहां पर। इसका मतलब सर हम उम्र बता सकते हैं संख्या में, हाँ सर मेरा साल ना, मतलब मेरी आयु 14 साल है, 15 साल है, 16 साल है, 17 साल है, तो ये देखो नंबर में बता सकते हैं। सर मेरे एग्जाम में ना 5 दिन बचे हैं, लो 5 नंबर में बता सकते हैं। सर मेरे दादाजी का ना 90 वर्ष हो चुका है, लो ये भी नंबर में, समझ रहे हो? सर मेरा ना पिछली बार टेस्ट में 50 में से 40 नंबर आए थे, लो ये भी नंबर में। मतलब यहां पर सीधी सीधी मैं बात करूं तो सांख्यिकी में वेरिएबल या फिर चर उसको बोला गया है जिसे आप नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं या मेजरमेंट कर सकते हैं या फिर माप सकते हैं। तो जिसे संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है वही कहलाता है वेरिएबल। और वेरिएबल क्यों बोला गया? क्योंकि वो नंबर टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है। जैसे
अगर 1991 की हम बात करें, कहोगे सर ये बहुत पुरानी बात कर रहे हो, चलो नया लेते हैं, 2011 की बात करते हैं। 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी मालूम है? लगभग 121 करोड़ जनसंख्या भारत में थी। ये सरकारी आंकड़ा के हिसाब से बता रहे हैं। अब कह रहे हैं क्या अनुमान क्या लगा है अभी तो चूंकि नया सर्वेक्षण हुआ नहीं है जनगणना का, तो कह रहे हैं 2024 में अनुमान ये लगाया गया कि भारत की जनसंख्या लगभग 142 करोड़ से भी अधिक हो चुका है। लगभग कह रहे हैं, यहां पर एग्जैक्ट नहीं है, तो कह रहे हैं कि लगभग जो वो 142 करोड़ से अधिक हो चुकी है। अब बताओ, ये नंबर था ना, जनसंख्या था ना भारत की 2011 में, और 2024 में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत की जनसंख्या जो वो 121 करोड़ से बढ़कर के कितना हो चुका है, 142 करोड़ हो चुका है। देखा, तो यही जनसंख्या, ये भी जनसंख्या, लेकिन यही जनसंख्या क्या हुआ है, बढ़ गया है। पहले कम था, अब ज्यादा हो गया। तो देखा, नंबर्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, क्योंकि ये नंबर कई सारे कारणों से प्रभावित होते हैं। जैसे भारत की जनसंख्या जन्म दर और मृत्यु दर से प्रभावित होता है, ठीक ऐसे ही हर एक नंबर बहुत सारे कारणों से प्रभावित होता है। एक एग्जांपल देते हैं, तुम्हारे घर पर खेत है ना, उस खेत में मान लो पिछली बार आलू हुआ था यहां पर 100 केजी, ये मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर कि 100 केजी पिछली बार तुम्हारे घर पर आलू उत्पादन हुआ था। इस बार कितना हुआ, इस बार हुआ है मात्र 80 केजी, या फिर कुछ भी ऐसा मान लो, कम या फिर ज्यादा हो सकता है। तो मान लीजिए कि पिछले बार ज्यादा हुआ था, इसका मतलब इस बार कम हुआ। तो यहां से कारण का पता चलता है फिर, अच्छा इसमें कम उत्पादन क्यों हुआ, और इसी कारण के लिए ना हम लोग इस नंबर को ज्यादा इंपोर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं, ताकि उसका एग्जैक्ट कारण पता चले कि उत्पादन पिछले बार ज्यादा हुआ था, इस बार कम हुआ, क्यों कम हुआ भैया। फिर हम उस रीजन को पता करते ही अगले साल बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं और फिर उस उत्पादन को जो घटा हुआ था बढ़ा देते हैं। समझ आ गया? जैसे तुम लोगों के रिजल्ट कभी खराब हो जाते हैं, तो रिजल्ट खराब होने के बाद तुम्हें पता चलता है यार रिजल्ट तो पिछली बार ठीक था, इस बार रिजल्ट खराब हो गया, इस बार मेहनत ज्यादा करेंगे, नंबर देखो सुधार हो जाते हैं। तो ये टाइम टू टाइम जो है चीजें बदलती रहती है, नंबर्स चेंज होते रहते हैं। तो नंबर्स को ही असल में सांख्यिकी के अंदर क्या बोला गया है, एक वेरिएबल बोला गया है, एक चर बोला गया है। देखिए यहां पर भी लिखा हुआ हमने, कह रहे हैं कि चर का मतलब उस मात्रा से है, मात्रा होगा, चर का मतलब उस मात्रा से है, ठीक है, उस मात्रा से है, देखो आगे, जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं, बताया अभी टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, तथा जिन्हें किसी इकाई द्वारा मापा जा सकता है। इकाई क्या प्रयोग कर रहे हैं, अगर ये जनसंख्या है तो बोल रहे हैं करोड़ में, और अगर ये उत्पादन का स्तर था आलू का तो आलू को बोल रहे थे केजी में। देखा, मतलब हम यहां पर वेरिएबल्स को उसकी इकाई में बता सकते हैं। क्लियर है सभी को? सर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है जिसे नंबर में बताया जा सके और उस नंबर को इकाई में भी लिखा जा सकता है। जैसे उत्पादन था आलू का तो बोल दिए 100 केजी आलू उत्पादन हुआ था पिछली बार, इस बार कितना हुआ, 80 केजी उत्पादन हुआ। पिछली बार जनसंख्या 2011 में कितना था, 121 करोड़, और 2024 में कितना अनुमान लगाया गया, 142 करोड़। तो यहां पर करोड़ करोड़ जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये है क्या, इकाई। क्या बोल सकते हैं कि भारत में 121 लीटर जनसंख्या थी पहले, 121 लीटर जनसंख्या थी भारत में पहले, और अब वही जनसंख्या 142 लीटर हो चुकी है। क्या लीटर में जनसंख्या को बता सकते हैं क्या? बताई दो, मैं कहीं नहीं जा रहा, बता दो। नहीं बता सकते, जनसंख्या को लीटर में आप नहीं बता सकते। क्लियर है सर, क्लियर है। डाउट आया, ठीक है। कहीं तुमने सच में तो नहीं मान लिया सर लीटर में कैसे नहीं बता सकते? देखे जरा तुम्हारा डाउट क्या है। 1 2 3 4 और आ, सर दाल चावल ही क्यों बनाना है मुझे, वेज बिरयानी बना लेते हैं। ओके, बच्चे ने क्या शिकायत बन सकता, सबको बताओ अपना अपना वेट। सर मैं जो रहे, हाँ ब्लड को केवल हम लोग यहाँ पर केजी का भाई, नहीं नहीं से तुम्हारी 9 पढ़ाई है। विद्यार्थियों का वजन होगा एक चर, एक वेरिएबल, ठीक है, विद्यार्थियों का वजन क्या होगा, एक वेरिएबल माना जाएगा।
जल्दी बताओ सभी को क्लियर है या नहीं। तब भी मैं एमसीक्यू से दादाजी, ये जो बुजुर्ग इस को क्या कि हम बोल रहे हैं खंडित चर यानी। अब देखिए ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का सर कैसे पहचानेंगे? दो प्रकार का ऐसे पहचानना कि जैसे मान लो कि हम बोल रहे हैं खंडित चर यानी कि डिस्क्रीट वेरिएबल। तो डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको हम पूर्णांकों के रूप में लिख सकते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जिसे हम पूर्णांकों में लिख सकते हैं, ये हमेशा कैसे होगा? पूर्णांकों के रूप में होगा। कैसे होगा? पूर्णांकों के रूप में। सर पूर्णांक कहने का मतलब देखो, मैंने कहा तुम्हारे पास कितने कॉपी हैं, है ना? तुम्हारे पास कितने कॉपी हैं? कॉपी कितने तुम्हारे पास जो बताओ। क्षमा प्रार्थी। बच्चा कह रहे सर दादा दादी का मजाक ना बनाओ, मजाक ना उड़ाओ। ये मजाक नहीं है बच्चे। पढ़ाई की चीज़ों से देखोगे तो तुम्हें यही हकीकत कहानी समझ में आता है कि समय के साथ कुछ लोगों को दुनिया छोड़ना पड़ता है। ये शाश्वत सत्य है, ये मजाक नहीं है। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, ये रियल लाइफ है या नहीं? क्या किसी को हम कह देंगे कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो हो जाती है क्या? नहीं होती। ठीक है, सबका एक अपना अपना जो वो एज है, उस उम्र को सभी कोई जिएंगे, है ना? मैं सबकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ। लेकिन ये सिस्टम है भैया, यहाँ पर सिस्टम में ऐसा ही होता है, कोई आएगा कोई जाएगा। बस पढ़ाई के मीटर से समझना पड़ेगा, किसी को बद्दुआ नहीं दी जा रही है यहाँ पे। तो खंडित चर क्या होते हैं? वे चर होते हैं जिन्हें हम मूल्यों में लिख सकते हैं, मतलब अंकों में लिख सकते हैं, लेकिन पूर्णांकों में लिखना हमेशा। जैसे मैंने पूछा तुम्हारे पास कितने किताब हैं, किताब लो किताब। तुम्हारे पास कितने किताब हैं इकोनॉमिक्स के? जल्दी बताओ चैट में, चैट में जल्दी से बताओ, जल्दी से चैट में बताओ, जल्दी से बताइए चैट के अंदर। अंकित तुम्हारे फैमिली में दादा दादी नाना नानी सब कोई है, और दादा दादी का एक्सपीरियंस अनुभव। इकोनॉमिक्स के केवल किसी के पास 8, किसी के पास 1 2 2, ठीक है। ठीक है, तो 2 बोला ना, 2 बोला मतलब नंबर में बोला, सीधा सीधा नंबर में बोला। किसी ने बोला क्या 2.5? नहीं बोला। बोला क्या? नहीं। किसी ने 5.5 बोला क्या? 8.2 बोला क्या? नहीं। एक बच्चे ने लिखा है सर 200। अंकित ने लाइब्रेरी खोल करके बैठा हुआ है, इकोनॉमिक्स की लाइब्रेरी। ठीक है, तो तुम लोगों ने अभी तो दशमलव में कुछ भी नहीं बोला। मुझे कोई बच्चा बोल देता 2.2 किताब है सर मेरे पास, तो मैं समझता कि शायद दोस्त यारी में हो गया होगा, फट गया होगा कॉपी, आपस में किताबें बांट लिए होगे तुम लोग। तो दशमलव में किसी ने नहीं बोला, किसी ने बोला 2, किसी ने बोला 6, किसी ने बोला 8, किसी ने बोला 5। तो इस तरीके से जब नंबर में बता रहे हो लेकिन पूरा पूरा नंबर बोल रहे हो, पूरा पूरा नंबर बोल रहे हो, है ना? तो ये पूरा नंबर ही कहलाता है क्या? पूर्णांक। यानी कि वे चर जिनके मूल्य हम लोग पूर्णांकों के रूप में लिखते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग खंडित चर या फिर डिस्क्रीट वेरिएबल। अब याद रहेगा ना, जैसे परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो कोई कहेगा सर मेरे यहाँ पर ना मैं हूं, मेरी दीदी है, मेरी मम्मी है, उसके बाद पापा हैं, दादाजी हैं, दादी हैं, लो 6 लोग हैं, गिनती हो गई। तो ये परिवारों की संख्या हम दशमलव में नहीं बोल सकते कि मेरे घर पर ना 10.2 लोग हैं। अब ये 10.2 लोग क्या होते हैं? दशमलव में नहीं बोल सकते। परिवार की संख्या पूरा पूरा काउंट करना होता है, ठीक है? अब बेचारा परिवार में कोई एक बीमार व्यक्ति होगा तो उसको पूरा पूरा काउंट करना है, समझना मेरी बात को ध्यान से। हाँ, आधा आधा काउंट मत करना उसको, हर एक इंसान को पूरा पूरा गिनती किया जाता है। जैसे मैं पूछूं तुम्हारे पास कितने सारे कलम हैं, कलम बताओ, कलम कितने हैं तुम्हारे पास? तुम्हारे पास कलम कितने हैं? कलम की संख्या बताओ। मेरे पास देखो अभी 1 है, तो मैं 1 बोल रहा हूँ ना, केवल 1.2 तो नहीं बोला, 1.5 तो नहीं बोला, 1.8 तो नहीं बोला, सीधा सीधा इन चीजों को बोला जाता है। तो इसीलिए ध्यान रखना, जिनको आप पूर्णांक में लिखते हैं, है ना, तो यहां पर वो माना जाएगा खंडित चर। समझ गए होगे? लेकिन एक दूसरा समझिए अखंडित चर, जिसको हम सतत चर बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं। ये क्या होता है? तो सर ये होता है वैसा चर जिसको निरंतर या फिर लगातार बढ़ते रहने की प्रवृत्ति आ जाती है।
या फिर जिसको हम भिन्नात्मक रूप में, दशमलव के रूप में, भिन्नात्मक बोलिए या फिर दशमलव बोलिए, सेम बातें हैं, जिसको हम भिन्नात्मक रूप में लिख सकते हैं, दशमलव के रूप में लिख सकते हैं, उससे भी बोलेंगे हम लोग क्या, अखंडित चर या फिर सतत चर। सर जैसे एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल में आ जाएगा जैसे जो चीजें कॉन्टिन्यूअसली बढ़ती है, उम्र, उम्र उम्र, देखो क्या जवाब आया है ना। हमने पूछा कि तुम्हारे पास कितने कलम है ना, कि कलम तो सर बहुत है, जब लिखने की बारी आती है तो एक भी कलम नहीं मिलता है। मैंने नंबर्स भी पूछा है, और इसीलिए बैंक वाले जो है ना पेन को बांध करके रखते हैं रस्सी से, ताकि गलती से कोई जो वो अपना फॉर्म भर करके वापस पैकेट में ना डाल करके घर ना चला जाए, इसलिए बैंक वाले जो वो रस्सी से बांध कर रखते हैं कलम को। आप भी रखा करो, शायद नहीं खोएगा। सर मेरे पास 0.5 पेन है क्योंकि आधा पेन मेरा टूट गया। ऐसे ऐसे बच्चों की कुटाई होती है ना। पढ़ने लिखने वाले चीजों को तोड़ना फोड़ना इनकी आदत रही है हमेशा। ध्यान से देखिए इस चीज को, कह रहे खंडित चर वे चर होते हैं जिन्हें हम पूर्णांकों के रूप में बढ़ता हुआ देख सकते हैं, जैसे परिवारों की सदस्यों की संख्या। आप बोल दो बहुत अच्छे से, आपके पास कितने सारे पेन हैं, काउंट करके बता दो, 1 2 3 4 5 कलम है, ठीक है। तो कक्षा 11वीं में विद्यार्थियों की संख्या बता सकते हो कि सर 11वीं क्लास में या तो 1 बच्चा है या फिर 2 बच्चा है, 5 बच्चा है, 10 बच्चा, 50 बच्चा, 200 बच्चा, मतलब बच्चों की संख्या यहाँ पर पूरा पूरा नंबर में बोलोगे, है ना। लेकिन क्या इसको आप दशमलव में बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हैं। परिवार में सदस्यों की संख्या को पूरा पूरा बोलना पड़ेगा कि इस परिवार में कितने सदस्य हैं, बताना चैट में। 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, 6 लोग हैं इस परिवार के सदस्य टोटल। अब इसमें कलम तुम्हारे पास कितना है, 1 2 3 4 5, 5 कलम है। तो इन चीजों को बोला जाता है पूरा पूरा अंकों में, पूर्णांक में बोला जाता है। तो ये बोलेंगे कि हम लोग डिस्क्रीट वेरिएबल। सीख गए होगे आप लोग, अभी तक तो सीख गए होगे। अब देखो यहां पर चुन्नू मुन्नू सा आ गया, है ना। इसको लग रहा है कि मैं तो गोद में सो रहा हूं, लेकिन नहीं भाई, तुम बहुत कंफ्यूजन में हो। तुम्हारा तो वजन किया जा रहा है, और वजन पता चल गया है लोगों को। तुम्हारा वजन है 6.43 kg, यानी कि लगभग 6.5 kg के आसपास तुम्हारा वजन है, और इसको दशमलव में बताया जा सकता है कि नहीं। हाँ, जैसे कोई होगा 55.2 kg, यानी कि 55 किलो 200 ग्राम भी कोई होगा, ऐसा बोल दो। तो अगर केवल हम यहां पर बोले कि ये दशमलव में है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा अखंडित चर या फिर सतत चर, ठीक है। जैसे देखो इसका हाइट है 3 फीट 9 इंच, ठीक है, बोल दिए। या फिर इसका हाइट है 4 फीट 2 इंच, ऐसे नाप दिए। तो देखो दशमलव में इन चीजों को बोला जा सकता है, समझे। तो अखंडित चर बोला जाएगा, यानी कि वैसे चर जिसको हम निरंतर यानी कि लगातार बढ़ते हुए देख सकते हैं, ठीक है। या फिर भिन्नात्मक रूप में जिसको दशमलव के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 5 फीट 1 इंच, 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 3 इंच, इस प्रकार से लिखते हैं ना अपना हाइट, ठीक है। या फिर अपना वेट ऐसे बताते हैं कि 3 kg का है, 4 kg का, 5 kg का, 10 kg का है। तो ये चीजें हम लोग नंबर्स को अगर दशमलव में बोल दिए तो हो जाएगा, है ना। हाँ क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर श्रृंखलाएं क्या होती है। सर सीरीज के ऊपर में काम हम लोग आगे करेंगे, बट यहां पर समझो मदों को अलग अलग वर्गों में एक विशेष क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, इसी को बोलते हैं श्रृंखला। जैसे कि यहां पर 2 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। सबसे पहले आप ऐसे समझ लो, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से, जिस प्रकार से श्रेणी आप चर देखा 2 तरह का होता है, ठीक वैसे ही यहां पर चर जो है वो उसी से लेकर के बनाया गया सीरीज। एक होता है इंडिविजुअल सीरीज यानी कि व्यक्तिगत श्रृंखला, और दूसरा होता है आवृत्ति श्रृंखला। आवृत्ति श्रृंखला के अंदर भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है खंडित श्रृंखला यानी कि डिस्क्रीट सीरीज, और दूसरा होता है क्या, यहां पर देखोगे सतत श्रृंखला यानी कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जिसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो ये सब जो है आपको रट्टा नहीं मारना है इससे क्वेश्चन नहीं आते। यहां से क्वेश्चन जो आते हैं उसको हम लोग करवाएंगे आपको अगले चैप्टर में, ठीक है। सिर्फ यहां पर पहचान समझना है, पहचान, रट्टा मत मारना कुछ, सिर्फ पहचान कीजिए कि अगर हम लोग मान लो कोई नंबर लिखे यहां पर 10,
20, 30, 40, 50। बताइए कोई भी नंबर रिपीट हुआ क्या? बताइए जरा, कोई भी नंबर यहां पर रिपीट हुआ है क्या? बताना, जल्दी से बताना, कोई भी नंबर यहां पर रिपीट हुआ है क्या? सभी को बताओ। यहां पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ ना, इसीलिए इसको बोलेंगे क्या, कि सब अपने आप में खास है, अपने आप में स्पेशल है। तो जब कोई नंबर आपको रिपीट करता हुआ नहीं दिखाई देगा तो आप कह देना कि ये क्या है, यही है व्यक्तिगत श्रृंखला या फिर व्यक्तिगत श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रृंखला या फिर व्यक्तिगत श्रेणी क्या होता है? वह श्रृंखला है, यहां पर लिख देते हैं वह श्रृंखला है जिसे हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक इकाई का अपना अलग अलग माप होता है। जैसे तुम लोगों से पूछे कि बताओ तुम्हारे पास कलम कितने हैं, किसी ने कहा 5, तुम बताओ कितने हैं, किसी ने कहा 2, किसी ने कहा 6, किसी ने कहा 9, किसी ने कहा 10। अब यहां पर बताइए ये नंबर्स में से कोई भी नंबर रिपीट हुआ नहीं, तो इस नंबर्स को बोल देंगे हम लोग क्या, व्यक्तिगत श्रृंखला, क्योंकि यहां पर सबकी शकल सूरत अलग अलग है, सबका वैल्यू अलग अलग है। तो यही कह रहे हैं कि व्यक्तिगत श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें प्रत्येक इकाई अलग अलग माप दिखलाया जाता है। ठीक है, चलिए जैसे देखो कक्षा 11वीं के 10 विद्यार्थियों द्वारा सांख्यिकी में प्राप्त अंकों को अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया गया है। जैसे इकोनॉमिक्स का नहीं बल्कि सांख्यिकी का टेस्ट हुआ है, तो किसी बच्चे ने लाया 50, किसी ने 60, किसी ने 90, किसी ने 30, 40, 10, 80, 70, 20 और 100। बताइए किसी भी बच्चे का नंबर सेम टू सेम आया? नहीं, किसी भी बच्चे का नंबर सेम टू सेम नहीं है। 50 देखो दोबारा कहीं किसी का नहीं है, 60 देखो दोबारा से किसी का नहीं है, 90 किसी का नहीं है, 30 भी किसी का नहीं है दोबारा से, 40 किसी का नहीं है दोबारा से, 10 भी किसी का नहीं, 70, 80, 20 कुछ भी नहीं रिपीट हुआ है। तो यहां पर एक नंबर सिर्फ एक ही बार आया है, कोई भी नंबर रिपीट होकर के नहीं आया। तो इसी को बोल देंगे कि हम लोग व्यक्तिगत श्रेणी या फिर क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल सीरीज। पहचानना सीख गए हो? सभी को बता दो चैट में एक बार। अब सर इसको लिखने का ना 2 तरीका होता है, या तो तुम बच्चों के रोल नंबर के हिसाब से लिख दो कि बताओ रोल नंबर 1 वाले का बच्चे का नंबर कितना आया था, 50। रोल नंबर 2 सर 60 नंबर आया मेरा। रोल नंबर 3 90 आया है सर, भाई तुम तो टॉपर निकले। देखो रोल नंबर 4 30 नंबर, पढ़ता नहीं है नालायक। रोल नंबर 5 सर 40 नंबर है। रोल नंबर 6, अब जिसका 10 नंबर आया वो खुद नहीं बोल रहा है, वो दूसरे से कह रहा है भाई कह देना नहीं आया हूं क्यों, बचने के लिए। आप लोग ऐसा किए होगे, अगर किसी क्लास में आपके नंबर गलती से भी कम आ जाते हैं या फिर आपके दोस्त के नंबर कम आ गए है ना, तो आपको इशारा करता है भाई बोल देना नहीं आया आज, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो यहां पर इस बच्चे का नंबर जो है मात्र 10 आया, जबकि रोल नंबर 6 है उसका। रोल नंबर 7, हाँ सर मेरे 80 नंबर है, हाँ बैठ तू टॉपर है। रोल नंबर 8, सर मेरा भी 70 नंबर है, हाँ उसका असर दिखता है मुझे। रोल नंबर 7 के बगल में बैठते हो ना, इसलिए तुम्हारे भी नंबर सेम है, बट इसको भी समझाओ 6 वाले को। रोल नंबर 9, भाई तू इससे दोस्ती कर ले 6 वाले से, तेरे नंबर सही नहीं आ रहे। रोल नंबर 10, तू पीछे क्यों बैठा है, आगे आ जा, तू ही तो एक राजा बेटा है, 100 में से 100 लेकर के आया है तू, है ना। तो ऐसे जो है यहां पर होता है, पूरा यानी कि हर बच्चों ने अलग अलग अंक हासिल किए हैं, किसी का नंबर सेम टू सेम नहीं आया है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो प्रोसेस होते हैं, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुए तो व्यक्तिगत श्रृंखला को लिखा जा सकता है। कैसे? अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, रोल नंबर के हिसाब से बैठा दिए सभी बच्चों को और एक एक करके सबके नंबर पूछ लिए मैंने। मजा आया? लेकिन इस चीज को हम लोग आरोही अथवा अवरोही क्रम में भी सजा सकते हैं। जैसे जिस बच्चे का नंबर कम आ जाता है क्लास में, जैसे देखो उसका नंबर हम लोग पहले बताते हैं, राजू सर प्रेजेंट सर, तो उसको लगता है कि मेरा नंबर पहले आया, शायद मेरा नंबर ज्यादा आया होगा। फिर पता चलता है कि बेटा तुमने 10 नंबर ही लाए हैं मात्र। लो, यानी कि जिसने कम नंबर लाया
सबसे पहले नाम उसी का लिया जाता है, क्योंकि समझाना सिखाना तो उसी को है, बाकी तो ठीक ठाक है, तो इसलिए उसको नंबर पहले स्थान पर दिया जाता है। तो नंबर इसने देखो मात्र 10 नंबर लाया। सर कहते हैं सर आवाज दे रहे सभी बच्चों को, है ना। चलो राजू, हाँ सर, लो इसको पहले नंबर पर रख दिए अभी, क्यों? क्योंकि इसने नंबर कम लाए। चलो उसके बगल वाला सोनू मोनू, है ना सर, 20 नंबर, 30 नंबर, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। लो, यानी कि लास्ट में फाइनली आपको वेट करना पड़ता है कि आखिर में क्लास का टॉपर कौन है भाई। तो टॉपर हमें जो शुरू में पता नहीं चलता, उसको छुपा के रखा जाता है और फिर आपको कहा जाता है कि अब क्लास का वो बच्चा हाजिर हो रहा है आपके सामने जिसने क्लास में टॉप किया है। लास्ट में उसके नाम बताए जाते हैं, फिर पता चलता है यार, है ना, वो टॉप किया था देखो, फिर तालियां बजती है। आपको समझा दिया पहले ही, बट और फिर वो मोमेंट आपका समाप्त होता है कि हाँ जाइए आज का क्लास यहीं तक, जैसे आप लोगों का भी क्लास समाप्त होने वाला है अब। तो आवृत्ति श्रृंखला मैंने आपको समझा दिया पहले ही, बट यहाँ पर आप ध्यान रखोगे कैसे आपका नंबर लिखा जाएगा। जैसे मान लो मजदूर हैं 10,000 मजदूर, 10,000 रुपये कमाने वाले मजदूरों की संख्या लिखा जाएगा 8। ये सब चीजें सिखाएंगे आपको। 20,000 कमाने वाले कितने सारे मजदूर हैं? 5 मजदूर हैं। 30,000 कमाने वाले कितने मजदूर हैं? 2 मजदूर हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास मजदूर टोटल कितने हैं और सभी मजदूरों को कितनी कितनी मजदूरी दी जा रही है। जिन जिन मजदूरों को 10-10 हजार रुपये दिए जाते हैं वैसे लोगों की संख्या 8 है। जिन मजदूरों को 20-20 हजार रुपये दिए जाते हैं वैसे मजदूरों की संख्या 5 है। जिन मजदूरों को 30-30 हजार रुपये दिए जाते हैं वैसे मजदूरों की संख्या 2 है। लेकिन सोचिए अगर मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा हो तब क्या होगा? तो ध्यान से देख लीजिए एक बार। अब कह रहे हैं क्या? अखंडित या फिर सतत श्रृंखला क्या होगा? तो सतत श्रृंखला को आप कैसे पहचानोगे? जब मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, अब किसी का मान लो 10,000 रुपये है तब तो ठीक है, लेकिन किसी का 12,000 रुपये तो कहां काउंट होगा? वो तो छूट गया ना। इसलिए हम लोग बनाते हैं उस समय वर्ग, ताकि इसमें 12,000 कमाने वाला या फिर 11,000 कमाने वाला, 19,000 कमाने वाला, 18,000 कमाने वाला, सभी व्यक्ति इसी के अंदर शामिल हो जाएंगे। समझ आ गया होगा? तो एग्जैक्ट अगर कोई 10,000 रुपये कमा रहा है तो ऐसे बनाएंगे, लेकिन कोई 11,000, 12,000, 15,000, 16,000, 17,000, 19,000 कमा रहा है तो इस प्रकार से वर्ग बना देते हैं, जैसे कि हर एक इंसान शामिल हो जाता है इसके अंदर। तो फिर हमें पता चल जाता है कि 10,000 से लेकर के 20,000 तक कमाने वाले कितने सारे मजदूर थे। तो ये मैंने काम करके आपको पहले बता दिया था। तो ये चीजें हम लोग बार बार यूज करेंगे आगे, ये दोनों तरह की टेबल, और इसी से हम लोग समझते रहेंगे पूरे के पूरे 3 चैप्टर के अंदर। तो ये सिर्फ आपको देखना है, यहां रट्टा नहीं मारना आपको, ठीक है। आगे देखिए, बाकी चीज तो कवर हो गया भाई। लो एमसीक्यूज पहले हल करो। बताइए, यदि आंकड़े निरंतर होते हैं, जैसे कि वजन, वजन ऐसा नहीं कि आज 1 किलो के हो कल जो है 10 किलो के हो जाओगे, ऐसा नहीं है। यहां पर वजन जो हो धीरे धीरे बढ़ता है, टाइप का चर माना जाएगा। जल्दी से बताइए, क्योंकि वजन देखो भाई दशमलव में लिखा जा सकता है। हमने बताया था चुन्नू मुन्नू सोया था 6.4 kg का था, दशमलव में लिखा गया था ना। बात समझ रहे हो? दशमलव में लिखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग सतत चर बोलते हैं। जल्दी बताओ। क्लियर है? सतत चर बोलते हैं उसको, सतत चर। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस ये चीजें चेंजेस होती रहती है, क्या कॉन्टिन्यूअस होगा। मान लो यहां पर देखो, कहता हूं आपको आगे, ये बताओ वर्ग सीमा का सही उदाहरण कौन सा है? वर्ग सीमा क्या होता है? देखो वर्ग सीमा क्या होता है, मैं पहले इस पर डिस्कस कर दूं। कहां से डिस्कस कर दूं? हाँ, ये एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो यहां पर है एक वर्ग 10 से 20 तक का। तो 10 से जो 20 है ना, इसमें से 10 होगा उसको कहेंगे निम्न सीमा, मतलब L1 बोलते हैं इसको। और जो 20 होता है इसको बोलते हैं L2। ठीक है, मतलब जो छोटा रहेगा दोनों में से वो रहेगा L1 यानी कि निम्न सीमा, और जो
बड़ा वैल्यू है उसको बोलेंगे क्या, L2 यानी कि उच्च सीमा। ये सिखाएंगे आपको आगे आने वाले चैप्टर में। तो ये अगर ऐसा कुछ चीज लिखा रहता है जैसे 10 से 20 या 5 से 10 या फिर 0 से 5 ऐसा कुछ, तो उसको बोलते हैं वर्ग। तो यही दोनों को बोला जाएगा वर्ग सीमा, ये निम्न सीमा और ये उच्च सीमा। जैसे इस वाले वर्ग में 20 क्या है, निम्न सीमा, और 30 क्या है, उच्च सीमा। इस वाले वर्ग में देखो 30 है हमारा निम्न सीमा और 40 क्या है, उच्च सीमा। मतलब जो छोटा रहेगा वो निम्न सीमा। समझ गए? तो उसके हिसाब से बताइए मुझे यहाँ पर जवाब कि सीमा वाला वर्ग जो है पूछ रहा है यहाँ पर, तो वर्ग सीमा का उदाहरण कौन सा होगा? क्योंकि इसी में दिख रहा है दो सीमाएं। 10 यहां पर क्या है, निम्न सीमा यानी कि L1। 20 क्या है, उच्च सीमा यानी कि L2। तो ऑप्शन हो जाएगा सही बी। हो गया, बहुत ही करेक्टली जवाब दिया आप लोगों ने। चलिए, ये किस टाइप का चर है, किस टाइप के आंकड़े हैं? बी कह रहे हो? हाँ, आयु बता सकते हैं अंक में, वजन बता सकते हैं अंक में, ऊंचाई बता सकते हैं अंक में। तो ये सब सारी चीजों को अंकों में लिखा जा सकता है, मतलब ये मात्रात्मक वर्गीकरण के उदाहरण माने जा सकते हैं। ठीक है, बाकी जो क्या करना है करोगे।